नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, राइज एंड फॉल ऑफ यूपीए। अब आपको पता है कि इस देश में 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार रही। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये गठबंधन की सरकार, अलायंस की सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये कैसे बनी, क्यों बनी और कैसे इसका राइज हुआ और फिर कैसे इसका फॉल हुआ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे 2004 तक जो एनडीए की सरकार थी, उसके बाद लोकसभा चुनावों में जब इस एनडीए को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, फिर कैसे छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर, जिसका कोर कांग्रेस बनी, और बाकी छोटी पार्टियों ने मिलकर कैसे यूपीए बनाई, कैसे इसका राइज हुआ। और धीरे धीरे फिर हम देखेंगे क्या कारण थे कि कुछ पार्टियां निकलती गईं और इसका फॉल शुरू हो गया। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ। देखिए, यूपीए की शुरुआत कब से हुई? तब हुई जब 2004 के लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी जी की हार हो गई। यानी इनके द्वारा जो एनडीए की सरकार चलाई जा रही थी, उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिली। तब जो 2004 के लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट थे, उसमें कांग्रेस के पास से 145 सीटें, और 145 में ये बीजेपी से 7 सीटें ही मात्र ज्यादा थी। अब देखिए, आपको पता है कि मेजोरिटी के लिए 272 सीटों की जरूरत है। तो 272 सीटें ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। तो अब सरकार कैसे बनेगी? तो यहाँ पर बात आएगी फिर अलायंस की। तो यहाँ पर अलायंस की बात आई। अब देखो, जितने भी कांग्रेस और बाकी जो छोटे छोटे दल थे, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। मुश्किल क्यों हुआ था? क्योंकि किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे कांग्रेस जो है वो इसका कोर बना। अब देखो, कोर क्यों बना? इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये कि इंडिया में आपको पता है वैसे नेशनल पार्टियां तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। 7-8 नेशनल पार्टियां इंडिया में इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताई गई हैं कि इतनी नेशनल पार्टियां। आपके पास टीएमसी, एसपी, बीएसपी, ये सब नेशनल पार्टियां हैं। लेकिन आप देखो, पूरे के पूरे इंडिया में, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, दो पार्टियां जिनका वर्चस्व आपको मोटा मोटा देखने को मिलता है। एक आती है आपके पास बीजेपी, एक आती है आपके पास कांग्रेस। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, भले ही वो नेशनल पार्टियां हों, लेकिन अगर आप उन्हें कहें कि जैसे मान लो आपके पास टीएमसी है, ममता बनर्जी, अब ये चुनाव बंगाल में लड़ती हैं, ठीक है, काफी पावरफुल है, हमने देखा कई बार कोशिश की इनको हराने की, लेकिन नहीं हार पाई। मगर अब अगर मान लो ये यूपी में जाए या बिहार में जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये उतने ही सीटें ला सकती हैं? आपका जवाब होगा शायद नहीं। क्यों? क्योंकि इनका वर्चस्व सिर्फ बंगाल तक सीमित है। हो सकता है कि थोड़ा इन्फ्लुएंस ये डालें, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने बलबूते सत्ता बना लें। तो बीजेपी, कांग्रेस, ये जो दो पार्टियां हैं, इनका वर्चस्व आपको पूरे के पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। तो एक तो ये कारण था कांग्रेस का इसका कोर बनने का, और दूसरा कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। 145 सीटें यहाँ पे ऑपोजिशन में इनके पास निकल कर आई। तो ये बनी कांग्रेस कोर, बाकी छोटी छोटी पार्टियों की। और यहाँ पे किसके लिए? यूपीए को बनाने के लिए। अब देखिए, ये तो है गठबंधन, अलायंस। तो अलायंस बनाने की शुरुआत तो किसी व्यक्ति को करने पड़ेगी, किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति को करने पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर आपकी फिल्म में कौन आते हैं? वेटरन कम्युनिस्ट लीडर आते हैं, हरकिशन सिंह सुरजीत जी। ये देखिए, ये हैं हरकिशन सिंह सुरजीत जी। ये सीपीएम के, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसके जनरल सेक्रेटरी थे उस समय। इन्होंने इस एफर्ट के लिए लीड ली। किस एफर्ट के लिए? यूपीए के बनाने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर 14 पार्टियों को इकट्ठा एकजुट किया, ठीक है। ही एंड कांग्रेस इवेंचुअली, यानी बाद में, इवेंचुअली ब्रॉट टुगेदर 14 पार्टीज, 14 पार्टियां। अब इन 14 पार्टियों को देखिए, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, पीएमके, टीआरएस, जेएमएम, एलजेपी, एमडीएमके, एआईएमआईएम, केसीजे, आरपीआई जी, आईयूएमएल, आरपीआई ए, पीडीपी। अब मैंने आपको इन सारों के नाम क्यों बताए? आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे ये पार्टियां मिलकर पहले तो सरकार बनाती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टियां जो हैं ये निकलती जाएंगी एक एक कर यूपीए से। यहाँ पे आप एक बात देखिएगा, यहाँ पे आपको टीएमसी नहीं मिल दिख रही है, एसपी नहीं दिख रही है। यहाँ पे आपको ये दो पार्टियां नहीं दिख रही हैं, जो कि बाद में फिल्म में आएंगी, बाद में सीन में आएंगी।
राइट। तो अभी तक ये 14 पार्टियां हैं, इन 14 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। इसके अलावा जो 4 लेफ्ट पार्टी है, सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, दे प्रोवाइडेड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, इन्होंने बाहर से इसका समर्थन किया। अब देखो बाहर से समर्थन किया का मतलब क्या हुआ, कांग्रेस और 14 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, ये आ गई गवर्नमेंट। अब कुछ पार्टियां जो गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट दे आर सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, वो बाहर से अपना समर्थन इस गठबंधन को दे रही हैं, लेकिन वो सरकार में नहीं है। तो 4 लेफ्ट पार्टीज ने बाहर से समर्थन दिया। लेकिन अब समर्थन क्यों देगा, अगर आप मान लो, आप अपने बात करो, अगर आप किसी का समर्थन कर रहे हो तो क्यों करोगे, किसी न किसी, जैसे आप में से बहुत से लोग होंगे किसी न किसी पार्टी का समर्थन करते होंगे, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई कम्युनिस्ट होगा, कोई XYZ किसी भी पार्टी का होगा। तो आप समर्थन क्यों करते हो, कुछ ना कुछ कारण होगा तभी करोगे ना समर्थन। आप विचारधारा के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर समर्थन कर सकते हो, आपको किसी के काम करने के तरीका अच्छा लग सकता है, आप हो सकता है आपको किसी पार्टी से फायदा होता हो। तो इसलिए यहाँ पर आया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि कोई ना कोई कारण तो होगा ना, तो इन्होंने बताया भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कुछ चीजें डिसाइड की गई कि सरकार जो चलेगी तो मुख्य नीतियां जो होंगी वो इन मुद्दों के ऊपर बनेंगी, इन चीजों को मद्देनजर रख के ये जो नीतियां हैं वो बनेंगी। तो ये कब साइन किया गया आपके पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP, ये आया 17 मई 2004 को। अब देखो ये गाइडिंग लाइट बनी फॉर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें रखी गई, इन्हीं के ऊपर जो है वो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। तो ये गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगा आपको यूपीए सरकार में। और अभी हम देखेंगे कि जब धीरे धीरे यही CMP इवेंचुअली एक कारण भी बनेगा कुछ पार्टियों के बाहर निकलने का। अब बात करते हैं नाम की। अब देखो यूपीए का मतलब क्या है, यूपीए का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लेकिन क्या ये पहली चॉइस थी, ऐसा था कि भाई ये सारी पार्टियां मिली और इन्होंने डिसाइड किया यूपीए और नाम रख दिया, तो क्या ये एक ही बारी में हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे पहले जो ऑप्शंस थे, इनिशियल जो ऑप्शंस थे वो थे यूनाइटेड सेकुलर अलायंस, प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस, USA या फिर PSA, कि इनमें से कोई कोई नाम रखा जाएगा, यूनाइटेड सेकुलर अलायंस या प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस। यहां पर एक शब्द पे ध्यान दीजिए, सेकुलर। सेकुलर शब्द की वजह से ये दो नाम नहीं दिए गए। क्यों? अब देखिए, यहाँ पे एक DMK, मैंने आपको बताया 14 पार्टियां, 14 पार्टियों में मैंने आपको बताया था एक DMK पार्टी भी थी। DMK के लीडर M करुणानिधि, M करुणानिधि काफी बड़े और इम्पोर्टेंट स्टॉलवर्ट नेता रहे हैं भारत के। तमिलनाडु में आपको पता है DMK की सरकार भी रही है, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 16 मई 2004 को एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इन्होंने सोनिया गांधी जी को कहा कि तमिल भाषा, तमिल लैंग्वेज जो है उसमें ये जो सेकुलर शब्द है, इस सेकुलर शब्द का मतलब होता है नॉन रिलीजियस। अब देखो M करुणानिधि खुद तो एक एथिस्ट थे, यानी ये किसी भगवान पर नहीं मानते थे, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति है। अब देखो राजनीति में यार सबसे ज्यादा दो ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं, रिलीजन और कास्ट। इंडिया में ये दो चीजें प्रमुख हैं, बाकी ठीक है डेवलपमेंट और बाकी चीजें आ जाती हैं, लेकिन रिलीजन और कास्ट एक मुख्य चीजें रहती ही रहती हैं। अब तमिलनाडु में भले ही ये खुद एथिस्ट है, लेकिन तमिलनाडु में जो वोटर है वो तो नाम देखेगा कि सेकुलर नाम, इस अलायंस का क्या नाम है, सेकुलर। वो बोलेगा भाई ये तो नॉन रिलीजियस है, वो वोट नहीं देगा। समझ रहे हो, वो वोट नहीं देगा। तो इसलिए करुणानिधि जी ने कहा कि क्योंकि तमिल भाषा में सेकुलर का मतलब होता है नॉन रिलीजियस, तो हमें ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए फिर यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिया कि वे प्रोग्रेसिव अलायंस हम नाम रखें। तो यहाँ से सेकुलर और सेकुलर हट गया, ये प्रोग्रेसिव आपका इधर आ गया, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब क्योंकि ये काफी बड़ा स्टेटर था इनका इंडियन पॉलिटिक्स में, तो इसलिए इनके जो सजेशन है इसको मान लिया गया, और तब जाके फिर नाम आया UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब देखो ये राइज हो गया। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली और UPA 1 की शुरुआत होगी। UPA की सरकार बन गई, UPA 1 की आपके पास क्या होगी, शुरुआत होगी। ये आपको हमने राइज देखा कि किस प्रकार से एक
145 सीटें कांग्रेस के पास है, छोटे छोटे दल मिले और कम्युनिस्ट लीडर, वेटरन लीडर हरिकृष्ण सिंह सुरजीत जी ने इसमें लीड ली और अब आपके पास यूपीए बन गई। अब ये यूपीए आपकी राइज हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी फॉल ऑफ यूपीए में हम देखेंगे कि क्या कारण रहे कि जिन पार्टियों ने समर्थन किया वो धीरे धीरे करके बाहर निकलती गई। तो सबसे पहले यूपीए 2004 सरकार बन गई, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब देखिए 2006 में सबसे पहले क्या हुआ, पहली पार्टी जिसने यूपीए को लीव किया वो थी टीआरएस। 2006 में टीआरएस के नेता हैं ये केसीआर, ये देखिए ये इनकी फोटो है केसीआर। इन्होंने 2006 में यूपीए को लीव कर दिया। कारण क्या था, तेलंगाना स्टेट की डिमांड। अब देखिए आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होके आज के समय अलग स्टेट है, लेकिन पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था। तो इसको सेपरेट स्टेट बनाने की मांग काफी सालों से चलती आ रही थी। तो ये टीआरएस जो था इसने इसमें लीड ली थी, भाई हमें एक अलग स्टेट चाहिए तेलंगाना। तो इन्होंने जो सीएमपी मैंने आपको बताया, इनकी एक मांग थी कि भाई तेलंगाना को अलग स्टेट बनाया जाए, लेकिन क्योंकि जब इनकी मांग फुलफिल नहीं हुई, इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई, तो इन्होंने यूपीए को लीव कर दिया। केसीआर उस समय लेबर मिनिस्टर थे, इन्होंने मिनिस्ट्री से भी इस्तीफा दे दिया और इनके एक कोलीग थे ए नरेंद्रा, इन दोनों ने सरकार को क्विट कर दिया, यूपीए को लीव कर दिया। अब आते हैं 2007 में एमडीएमके एक पार्टी जिसके नेता वाइको ने भी यूपीए को लीव कर दिया, अपना सपोर्ट इन्होंने विदड्रॉ कर लिया। ये है देखिए वाइको, ये लीडर एमडीएमके के। अब इन्होंने क्या कारण दिया, मैंने आपको बताया सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसी के ऊपर सरकार बनी और इसी से धीरे धीरे करके लीव करते गए। तो वाइको जी ने, जो एमडीएमके के नेता, उन्होंने कहा कि भाई ये जो सरकार है यूपीए की ये फेल है जो सीएमपी की स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इनको लगा कि ये फेल हो रही है, तो इन्होंने क्विट कर दिया 2007 में। अब सबसे बड़ा झटका जो यूपीए को लगा वो लगा 2008 में। देखो यार, अलायंस की जो ये सरकारें होती है ना, ये वीक सरकारें इसीलिए होती हैं क्योंकि छोटी छोटी सारी पार्टियों को पकड़ के लेके चलना पड़ता है। अगर कोई भी किसी की भी बात नहीं मानी गई, कुछ भी हो गया, तो ये अपना समर्थन छोड़ देती हैं। जब समर्थन छूट जाएगा तो सरकार जो है वो माइनॉरिटी में आ गई है, जो इवेंचुअली इस यूपीए 1 के साथ भी हुआ। 2008 में बहुत बड़ा सेटबैक इनको लगा। अब देखो क्या सेटबैक था, हमारी गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारी गवर्नमेंट ने कहा भाई हम इसके साथ न्यूक्लियर डील करेंगे, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, हमने बताया 4 लेफ्ट पार्टियों ने बाहर से सपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से समर्थन दिया था, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। ये चाहती थी कि हम अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील ना करें, गवर्नमेंट ने कहा कि हम करेंगे। इस बात के ऊपर इन्होंने 4 जो लेफ्ट पार्टियां हैं, 4 लेफ्ट पार्टीज विथड्रॉ देयर सपोर्ट इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील की वजह से। अब जब 4 पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया, टीआरएस जा चुकी है, वाइको जी की एमडीएमके जा चुकी है, तो क्या हुआ, सरकार जो है वो वीक हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट मिनॉरिटी में आ गई। अब गवर्नमेंट मिनॉरिटी में आ गई, इनके खिलाफ आ गया नो कॉन्फिडेंस मोशन कि भाई यूपीए में जो छोटे छोटे जो दल हैं इनमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है। अभी यहाँ पे आई समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, जो मैंने आपको बताया था कि पहले 14 पार्टियों में नहीं थी, जो पहले यूपीए 1 की सरकार बनी। यहाँ पे ये एक जड़ी बूटी की तरह इन्होंने काम किया, इन्होंने अपना समर्थन यूपीए सरकार को दे दिया, जिससे इनकी सरकार बच गई। ठीक है, ये मोशन एज मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी केम टू इट्स रेस्क्यू, इन्होंने अपना समर्थन देके इस सरकार को रेस्क्यू कर लिया। अब 2009 में देखिए क्या हुआ, 2009 में पीडीपी और पीएमके ये दोनों यूपीए को छोड़ के चले गई। कारण क्या था, इलेक्टोरल रीअलाइनमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब देखिए ये जो है ये क्षेत्रीय पार्टियां, तो क्षेत्रीय पार्टियों में जिन स्टेट से आती हैं वहां पर इनका कुछ इलेक्टोरल रीअलाइनमेंट हुआ और उसकी वजह से इन्होंने भी यूपीए को छोड़ दिया। अब देखो क्या था इलेक्टोरल रीअलाइनमेंट। सबसे पहले हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने तो यूपीए को छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने वहां पे गठबंधन बना दिया एनसी के साथ। ये है कश्मीर में, आपको पता है पीडीपी महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी है और एनसी फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने इसके साथ गठबंधन कर लिया एक दूसरे के साथ, यूपीए को छोड़ दिया। अब तमिलनाडु में पीएमके ने क्यों छोड़ा इसको देखिए। तमिलनाडु में 2 मुख्य पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां, डीएमके और एआईएडीएमके।
एआईएडीएमके आपको पता है जयललिता जी की पार्टी है, लेट श्रीमती जयललिता जी की पार्टी, और डीएमके जो है वो करुणानिधि, अभी इनके बेटे स्टालिन जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। अब डीएमके जो थी वो थी यूपीए का पार्ट, ठीक हो गया। इसके साथ पीएमके ये जो छोड़ के गई ये भी यूपीए का पार्ट थी, लेकिन एआईएडीएमके जो थी वो उसको जैसे एनडीए में इसको माना जाता है, कांग्रेस बीजेपी के काफी करीब माना जाता है इस पार्टी को, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पीएम के इलेक्टोरल रीअलाइनमेंट कहां हो रही है, अपने स्टेट में, यानी कि ये सारा मुद्दा कहां पे हो रहा है, तमिलनाडु में। पीएम के स्टेट के चुनाव लड़ने के लिए एआईएडीएमके के साथ मिल गई। अब एआईएडीएमके के साथ मिल गई, एआईएडीएमके और डीएमके धुर विरोधी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। ये एक कारण था कि पहले यूपीए में थी, अब ये एआईएडीएमके के पास चले गए तो डीएमके के साथ कट ऑफ हो गया, तो यूपीए के साथ भी कट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे करके पीएमके और पीडीपी ये जो दो पार्टी हैं ये भी आपका यूपीए को का समर्थन छोड़कर चलेगी 2009 में। अब 2009 में आए चुनाव। अब इन चुनावों में क्या हुआ कि यूपीए दोबारा पावर में आ गई, और सरप्राइजिंगली कांग्रेस के पास 206 सीटें थी, पहले 145 सीटें थी, अब 206 सीटें आ गई। तो पहले से तो काफी ज्यादा थी, लेकिन अगेन मेजोरिटी मार्क इनके पास नहीं है, तो दोबारा अब यहाँ पर क्या होगा, अलायंस होगा। लेकिन अब देखो, एक 14 पार्टियों की जरूरत तब पड़ी जब मात्र 145 सीटें हैं, तो अब जब 206 सीटें हैं तो इतनी ज्यादा पार्टियों का अलायंस जरूरत है, कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है इस समय, तो कम पार्टियों की अलायंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 5 पार्टियों का गठबंधन जो है वो देखने को मिला, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन पांचों ने गठबंधन किया यूपी कांग्रेस के साथ और यूपीए 2 की शुरुआत करी। अब देखिए आरजेडी, एसपी, बीएसपी ये जो 3 पार्टियां इन्होंने बाहर से कांग्रेस को, यूपीए की सरकार को, यूपीए 2 को बेसिकली समर्थन दिया। आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, एसपी मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, बीएसपी मायावती जी की पार्टी। अब लालू जी ने अपना इवेंचुअली देखो 2009 में इन्होंने समर्थन किया, 2010 में इन्होंने अपने समर्थन वापस ले लिया। क्यों? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को अडॉप्ट किया गया राज्यसभा में, तो उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया। यही क्षेत्रीय पार्टियों का है भाई, जैसे मैंने आपको बताया हर एक चीज को मनाना पड़ेगा। अब जैसे अगर आपके पास मान लो पूरे मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको अगर चली भी जाए, तो चाहेंगे आपकी नहीं जाए, लेकिन चली भी जाए तो ज्यादा फर्क सरकार को नहीं पड़ रहा है। मगर जब क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा होती हैं तो सारों को साथ में ले जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, सरकार फिर अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाती है। इसके अलावा देखो एआईएमआईएम, वीसीके, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, इन्होंने बाहर से यूपीए को समर्थन दिया। इनके पास कोई मिनिस्ट्रियल बर्थ नहीं थी, ये समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई मंत्री इस पार्टी का नहीं है। अब तृणमूल कांग्रेस और डीएमके इन्होंने यूपीए को क्विट कर दिया 2012 में। अब देखो डीएमके ने क्यों क्विट किया। आपको पता है डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है। तमिलनाडु में बहुत से तमिल्स हैं जो कि श्रीलंका में भी रहते हैं। श्रीलंका में पहले देखा गया है कि तमिल्स के ऊपर काफी अत्याचार हुए हैं, जो ह्यूमन राइट्स, एलिज्ड ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो तमिल्स की श्रीलंका में देखने को मिली है। अब यूनाइटेड नेशन ने इसके खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ एक रिजोल्यूशन लाया जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन तमिल्स की हो रही है श्रीलंका में, उसके लिए। अब डीएमके जो है, क्योंकि वो तमिलनाडु की पार्टी है, डीएमके चाहती थी कि जो यूपीए गवर्नमेंट है वो अपना कोई कंसर्न दिखाए, कोई स्टैंड इस पर ले, लेकिन कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया गया। ऐसा डीएमके को लगा कि भाई ये कोई कंसर्न नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तो इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। क्यों? गवर्नमेंट ने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सवाल आ सकता है डायरेक्टली फुल फॉर्म भी आपको, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी मल्टी ब्रांड रिटेल्स में, और तृणमूल कांग्रेस जो थी वो इसके खिलाफ थी, इसलिए इन्होंने इसका अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर झारखंड की एक पार्टी जेवीएमपी, इन्होंने भी विड्रॉल कर लिया, अपना समर्थन वापस ले लिया इसी इशू पे, एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल, इसी इशू पे। और फिर एआईएमआईएम जो असद ओवैसी की पार्टी है उसने भी यूपीए को उसी साल क्विट कर दिया। अब आए 2014 के इलेक्शंस। 2014 के इलेक्शंस में तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसी लहर थी, इसमें पूरा का पूरा जो विरोधी दल थे वो पूरे मिट्टी में मिल गए।
यानी डेसिमेट हो गए। देखो, कांग्रेस पूरी की पूरी डेसिमेट 2014 के चुनावों में हो गई। यहाँ पे बहुत से मुद्दे थे, यहाँ पे करप्शन एक मुद्दा था, यूथ की एस्पिरेशन एक मुद्दा थी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा थी, ठीक है, और इसके अलावा एक राम जन्मभूमि का भी एक मुद्दा था, और गुजरात मॉडल भी बीजेपी ने काफी आगे बढ़ा चढ़ा के रखा। तो इन सारों की वजह से मोदी जी से वो क्लीन स्वीप कर गए, बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई, एनडीए की सरकार बनी, कांग्रेस पूरी तरीके से डेसिमेट 2014 के चुनावों में हो गई। अभी हाल ही में कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, यानी मुख्यतः मैं यूपीए की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। यूपीए में लीडरशिप की एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं कोई अपने दिमाग से नहीं कह रहा। देखो, इस चीज को ये जीके पर्सपेक्टिव से है, ये वीडियो मैंने बनाई है, तो इसको आपने किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं देखना है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आपको हर एक पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें देखनी है, आपने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो अभी हाल ही में ममता बनर्जी जी से सवाल पूछा गया, भाई यूपीए का भविष्य आपको क्या लगता है? तो ममता बनर्जी जी ने कहा, कौन सा यूपीए, कैसा यूपीए, कोई यूपीए नहीं है। शरद पवार जी एक एनसीपी के नेता है, उन्होंने भी कुछ ऐसी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी जब उनसे एक सवाल पूछा गया था। उन्होंने भी, वो भी, और जितने भी मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां जो पहले यूपीए का हिस्सा रही हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने भी अभी हाल ही में मीडिया इंटरेक्शन में कुछ ऐसा ही कुछ बयान दिया यूपीए के लिए। तो ये सारी की दिक्कत ये है कि अब कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के पास वो है कि भाई वो इतनी बड़ी पार्टी निकल के आ सकती है, पहले भी वो मेजर पार्टी, मेन पार्टी बनकर आई है, तो उसमें है तो है कि आ तो सकती है, लेकिन लीडरशिप की दिक्कत है। सारे कहते हैं लीडरशिप की दिक्कत है, कांग्रेस के अंदर भी अब आवाज उठाई जा रही है लीडरशिप के लिए। तो यहाँ पर एक लीडरशिप प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, यूपीए के भविष्य के ऊपर, ये जो लीडर्स मैंने बताए जिन्होंने कहा कि कोई भविष्य है नहीं या लीडरशिप क्राइसिस है, क्या सही में कांग्रेस में या यूपीए में लीडरशिप क्राइसिस है? आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को अपनी लीडरशिप बदलनी चाहिए, या फिर ये पार्टियां एक थर्ड फ्रंट अल्टरनेटिव देखना चाहती हैं, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही हैं कि हम जैसे बीजेपी को भी बाहर रखेंगे, लेकिन हम कांग्रेस को भी सरकार से बाहर रखें, और छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो दोबारा मिलके कांग्रेस को भी बाहर रख के सरकार चलाएं। और तो ये एक सवाल है कि आपको इस पर क्या लगता है। दूसरा सवाल ये कि इन केस अगर ऐसे अलायंस पार्टियां बनती हैं, तो जैसे हमने देखा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जब नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है तो सारी पार्टियां छोड़ के जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी, इन केस अगर बनी, थर्ड फ्रंट की सरकार अगर बनी, तो क्या ये सरकार स्टेबल रहेगी? मैंने आपको पूरा एनालिसिस इस वीडियो में दे दिया है, हिस्ट्री मैंने आपको पूरी बता दी है। आपको अपने दिमाग से क्या लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।